होगा माइंड के अंदर। तो जी आप जी सब शेयर करें कि आप लोगों को किस-किस जगह जाने का शौक है। फिर दादा से हम पूछते हैं कि उनमें से वो किस-किस कंट्री से फिरे हुए हैं और उनका वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो ताकि आपकी जो जाने की, आप कह सकते हैं ना कि आपको जाने का जो शौक है वो बढ़ सके या क्या हो सके, फिर उस पे बात करते हैं। तो सबसे पूछते हैं कि किस-किस को किस-किस जगह जाने का शौक है, कौन सी कंट्री फिरने का शौक है? जी प्लीज। जर्मनी, ओके जी। और सेम, ओके जी। मूसा, यूएसए, ओके जी। बिलाल, मलेशिया, ओके जी। रोहान, कनाडा में क्या देखना है? नाइग्रा फॉल्स देखने हैं, ओके जी। शुएब, यूएसए, ओके। अवैस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, क्या कुछ भी नहीं शौक? ठीक है। सो रजा, आप हमें ये भी बताइएगा कि कौन से जो कंट्रीज हैं वो पॉकेट फ्रेंडली है, चीपर है, ठीक है, एज अ स्टूडेंट्स हमारे लिए, तो ये भी इनके साथ भी शेयर करिएगा। आई थिंक ये नेबरिंग कंट्री जो है हमारे, आप ईरान विजिट कर सकते हैं, उसमें अजरबैजान है, आप ओमान भी इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट है यहाँ फैसलाबाद से, और काफ़ी वो रीजनेबल है ट्रैवलिंग के लिए। और अगर वीज़ा इशू ना हो तो फिर जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत अंडररेटेड हैं। काफ़ी लोगों को उनके बारे में इतना पता भी नहीं है। अगर आप रोमानिया जाएं तो बहुत ही खूबसूरत कंट्री है वो। इवन के जो यूरोप में रहते हैं उनको भी इतना खास उसका आइडिया नहीं है कि उसके अंदर जो है वो कितनी वो एक हिस्ट्री है, कितना वो खूबसूरत है, कैसे वो वहाँ के आर्किटेक्चर हैं। 3 दफ़ा मैंने वहाँ विजिट किया है रोमानिया में, क्योंकि शुरू से ही एक नेगेटिव चीज़ ही सुनी है उसके बारे में कि रोमानिया के बारे में कि गुर्बत है और जिप्सी लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो वो इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी। बहुत ही खूबसूरत उनका जो है वो आर्किटेक्चर है, बहुत ज़्यादा महलात और हिस्ट्री तो सारी वहाँ भरी हुई है। तो अगर वीज़ा इशू ना हो फिर तो ईस्टर्न यूरोप आई आई कैन हाईली रिकमेंड। जैसे रोमानिया मैंने आपको बताया, रोमानिया है, चेक रिपब्लिक है, ये काफ़ी रिजनेबल है। और इवन के एज कम्पेयर टू अगर आप इस्लामाबाद या मरी जा रहे हैं तो मैं तो कहूँगा ये वो सस्ते कंट्री है यहाँ पे, क्योंकि ट्रैवलिंग जो है यहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल है। पाकिस्तान में तो एज एक लग्जरी यूज़ होती है, यहाँ पे तो एक बेसिक चीज़ है। तो बहुत रिजनेबल ऑप्शंस आपको वहाँ मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह पाकिस्तान में आपको भी यही होगा कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने होटल में स्टे करना है, तो यहाँ पे हॉस्टल का कॉन्सेप्ट है। तो आप जाते हैं वहाँ पे, आप एक जो है वो बंकर बेड होता है आप वो लेते हैं पर नाइट। तो एक रूम में वो आप चूज कर सकते हैं कि कितने लोगों के साथ आपने रूम शेयर करना है, 4 6 8 10। तो जितने वो ज्यादा वो शेयर कर रहे हैं उतनी ही वो प्राइस उसकी वो ड्रॉप हो जाती है। तो सम टाइम तो ऐसी वो प्राइस होती है कि आप समझेंगे आप फ्री में रह रहे हैं वहाँ पे। तो ये एक काफी डिफरेंस है। पाकिस्तान में शायद यही लगता है कि ये एक बहुत लग्जरी है, लेकिन नहीं। और इसके अलावा भी काफी सारी, अगर आप सिटी टू सिटी आप ट्रैवल कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा ट्रैवलिंग एप्स हैं जिसके जरिए यहाँ तो आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं, अगर फ्री नहीं तो आप बहुत चीप प्राइस में आप ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐप है ब्ला ब्ला कार, BLABLA, ब्ला ब्ला कार। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई फैसलाबाद से लाहौर जा रहा है फॉर एग्जांपल, और वो अपनी अगर अकेला जा रहा है तो वो अपनी ऐप पे अपनी कार और अपनी प्रोफाइल शेयर कर देगा कि मैं जा रहा हूँ। ऑब्वियसली उसने तो जाना ही जाना है, तो वो किसी भी कंपनी को लेने के लिए भी कोई मुझे कंपनी मिल जाएगी, वो आप उसको रिक्वेस्ट करें कि मैंने भी इस टाइम में इस डेट में मैंने भी जाना है, तो वो आपसे वो कहेगा जी आप मुझे 200 रुपया या 300 रुपया फॉर एग्जाम्पल आप दे दें, सिर्फ फ्यूल कॉस्ट जो है वो शेयर करनी है। तो उसको ये फायदा हो जाएगा, एटलीस्ट कुछ ना कुछ उसको फ्यूल कॉस्ट शेयर हो जाएगी और साथ उसको कंपनी मिल जाएगी, क्योंकि वो तो अकेला वो जा ही रहा है। तो इस तरह काफ़ी सारी यहाँ पे ऐप्स हैं जिसके जरिए जो है ट्रैवलिंग तो बहुत यहाँ पे सस्ती है, बहुत रिजनेबल है। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली जो पाकिस्तानी वेल नोन जो ट्रैवलर्स हैं जो मोर ऑफन ट्रैवल करते हैं वो इन चीज़ों को जानते हैं, और वो फिर यूरोप आके इन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं और काफ़ी वो रिजनेबल जो है उनका पैकेज बन जाता है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो रजा, आपको पर्सनली कौन सा कंट्री जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा लगा है और कहाँ पे आपने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है? सबसे अच्छा वैसे स्विट्जरलैंड मुझे लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ग्रीन है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है वो लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं, मतलब सब वो चीज़ें हैं जो एक इंसान ख्वाहिश कर सकता है। और और इतना ज़्यादा वो वेल मैनेज और साफ है कि मतलब यकीन नहीं आता। और वहाँ पे जो ट्रेन्स हैं इतनी वो पंक्चुअल हैं टाइम्स की कि उन ट्रेन्स का नाम नहीं है, बल्कि वो अपनी टाइमिंग के नाम से वो जानी जाती हैं कि एक ट्रेन 11 बज के 12 मिनट पे आती है तो उसका नाम ही वो होगा ट्रेन का।
इतनी वो एक्यूरेट वहाँ सिस्टम है कि वो ट्रेन भी जो है वो वहाँ पे लेट नहीं होती। और कोई उसके बारे में एक मशहूर कहावत है कि स्विट्जरलैंड में कोई ऐसा माउंटेन नहीं जहाँ पे ट्रेन ना जाती हो, क्योंकि वो सारा वो माउंटेन से घिरा हुआ एक कंट्री है और हर माउंटेन पे उनकी वो ट्रेन जाती है। तो वो इनक्रेडिबल है कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो ट्रेन सिस्टम है पूरे वो माउंटेन्स में वो जो है वो फैलाया हुआ है। सो ज़्यादा कल्चर या अगर लोगों की बात की जाए तो कौन सी कंट्री का आपको कल्चर बहुत अच्छा लगा है, या कौन सी पर्सनालिटीज किसी कंट्री की, लोग वहाँ के कैसे आपको लगे? मुझे एज ए रीजन मैं बता सकता हूँ, कंट्री तो शायद ये ज्यादा हो जाएगी। पूरा जो रीजन था साउथ अमेरिका, वो जो है मुझे बहुत ज्यादा बहुत फ्रेंडली लोग लगे वहाँ पे। इनमें मैंने वो जो विजिट किया उसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया, मेक्सिको, ये एक ऐसे कंट्रीज थे कि मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने फैसिनेट किया मुझे। बहुत ज़्यादा वहाँ जाकर मेरे लोगों से मिलकर लगा कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। उसकी शायद एक रीज़न ये भी है कि वो बिल्कुल एक साइड पर हैं कंट्रीज, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट इस साइड से वहाँ नहीं जाते, इतनी वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है। और बड़ा मैंने तो वहाँ पे वो सुकून पाया, बड़ी वो उनका रहन सहन, बड़े वो खुले डुले लोग थे। उनकी लैंडस्केप बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त जो है वो ओशन है वहाँ पे एक साइड पे। वेदर जो है वो ट्रॉपिकल वेदर है पूरा साल, जो बिल्कुल एक जैसा रहता है। और लोग जो है स्पेशली वो बहुत फ्रेंडली लोग थे। तो मैंने वहाँ पे 6 मंथ मैंने वहाँ ट्रैवल किया, सॉरी 6 वीक्स, 1 वीक ईच। और मैंने तो 1 रुपया भी वहाँ स्टे का पे नहीं किया। सो लोकल रेजिडेंट्स के साथ मैंने फ्री में वहाँ स्टे किया। और ऑब्वियसली खाना पीना भी उनका फिर मैंने ट्राई किया, शेयर किया। तो वो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं, क्योंकि यूरोपियन जो है ये काफ़ी फास्ट हो चुके हैं, लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट है और बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गई है। इतना वो टाइम ही नहीं है किसी के पास ये आपके साथ वो स्पेंड कर सकें। तो वो जो रीजन है वो बहुत ज़बरदस्त है इस हवाले से। लिंक तो मैंने दिया है उन्हें। ओके, ठीक है। सो रज़ा, आप मुझे ये बताएं, आप कौन सा बिजनेस, आपने जैसे बताया रेस्टोरेंट का है आपका इधर यूके में, जी तो इसके ये बारे में थोड़ा सा बताएं, कब आपने स्टार्ट किया ये, और ये सारा। अच्छा, ये मेरा सेकंड बिजनेस है। जो पहला था मेरा वो 2014 में था एक। 2009 में मैं यूके में आया था, और 2014 में पहला जो है वो पिज़्ज़ा शॉप, पिज़्ज़ा एंड ग्रिल शॉप मैंने बनाई थी यहाँ पर। और वो कपल ऑफ मंथ्स मैंने उसको रन किया, और वो ट्रैवलिंग की वजह से ही मैंने वो गिव अप कर दिया कि मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि अभी तो मैं काफ़ी यंग हूँ, और ये एक जो है फुल टाइम और एक बहुत बड़ी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का उसमें ना टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो वो मैंने गिव अप किया। स्टडी मैंने इसमें कंप्यूटर में की थी, लेकिन शुरू से ही पता नहीं क्यों कि वो एक बिजनेस माइंड बन गया वहाँ जैसे मैं यूके में आया। वो एक शायद जेन्स में रियलाइज हुआ कि अगर मैं जॉब करूंगा तो वो एक लिमिटेड ही रहूंगा, और इसकी बजाय अगर मैं कोई बिजनेस की तरफ आऊँ तो वो जो है मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देगा कि वो मैं ट्रैवल कर सकूंगा या फ्रीडम होगी मुझे। तो वो मैंने फिर 2014 में मैंने किया। और उसके बाद फिर ये जो रिसेंट मेरा रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ये। तो इसमें पाकिस्तानी खाने हैं। और लेकिन एम ये बेसिकली यही, ऑब्वियसली पैसे तो हर किसी ने कमाने हैं, लेकिन यही था कि मैं जितना हो सके ट्रैवल कर सकूंगा इसके होते हुए। तो ये एक मेरी रीज़न थी। तो मोटिवेशन मेरी जो थी वो ट्रैवलिंग ही थी, कि मुझे पता था कि मैंने ट्रैवल करना है। ओके रज़ा, दैट्स ग्रेट। ओके, सो अब स्टूडेंट्स की हमारे पास जो हैं वो कुछ क्यूरीज हैं, जैसे कि अब मेरे पास यहाँ पे आए, कोई मलेशिया फिरना चाह रहा है, कोई यूएस जाना चाह रहा है, तो जी जी। मलेशिया के बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे। एज एन मतलब अगर हम देखें यूएस और जो यूरोपियन कंट्रीज या हम अमेरिकन कंपनीज की बात करें, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, और यूजली हम इस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि हमने वहाँ पे स्टडी करने जाना है, कि मतलब हम्म। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम सेकेंड ईयर के बाद कोई जा रहा है, कोई इवन के बीबीए करने के बाद वहाँ पे मजीद हायर स्टडीज के लिए जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों को हायर स्टडीज के लिए जाना चाहिए, या हम लोग दूसरा वीजा भी लेके वहां जाके काम कर सकते हैं, या अगर हम लोग सिर्फ एज अ ट्रैवलर जाना चाहें तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा गाइड करें।
जी, मैं तो ये कहूँगा कि हायर स्टडी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप हायर स्टडी के लिए जाएँ, क्योंकि उसके बाद आपको वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वो ऑफर करते हैं कि अगर आपने हायर स्टडीज़ की हो, वो आपको वर्क परमिट और जो परमानेंट वे उनकी जो वीज़ा सिस्टम्स हैं, वो आपके लिए जो है वो ज़्यादा वो ऑप्शंस आ जाती हैं एज़ कम्पेयर्ड अगर आप एक छोटी डिग्री के लिए जाएँ, तो वो फिर काफ़ी स्ट्रगलिंग पॉइंट आ जाता है वहाँ पे। बाकी मलेशिया मैंने गया हूँ, वहाँ पे मैंने विज़िट किया हुआ है और अच्छा कंट्री है, काफ़ी जो है वो इस साउथ एशिया रीजन में जो है काफ़ी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उनकी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को भी मैं जानता हूँ जो वहाँ पे वो स्टडी कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छी ऑप्शन है अगर वहाँ कोई विज़िट करना चाहे, वहाँ कोई जाना चाहे या स्टडी करना चाहे। ओके, ग्रेट। सो अब थोड़ा-सा सेशन इंटरेक्टिव मज़ीद बनाते हैं। अब हम अपने स्टूडेंट्स की कुछ क्यूरीज़ लेते हैं और स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं बाहर को लेके, किसी भी कंट्री को लेके हम उनको काउंटर क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद मज़ीद जो हम अपनी डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। सो एनीवन आस्क टू एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग डिफरेंट कंट्रीज़ एंड डिफरेंट एनीथिंग? जी, माज़। लैंग्वेज बैरियर कितना इफेक्ट करता है अगर नॉन ओके। रज़ा, आपको क्वेश्चन सुना है थोड़ा-सा? जी, लैंग्वेज ओके। बैरियर का आई थिंक पूछा उन्होंने। जी, जी, उन्होंने ये पूछा है कि लैंग्वेज बैरियर कितना मैटर करता है कि अगर हम इन कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो लैंग्वेज बैरियर जैसे हम लोग यूजुअली उर्दू बोलते हैं, बहुत सारे लोगों की इंग्लिश बहुत वीक होती है। क्या ये चीज़ें वहाँ जाके इतना मैटर करती हैं? जी, ऑब्वियसली बाहर की कंट्री मैटर तो करेगी। अगर अगर आपकी इंग्लिश है बेसिक लेवल की फिर तो ठीक है, आप सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि ये सब कंट्रीज़ कुछ ना कुछ जो है वो इंग्लिश जो है वो समझते हैं और बाकी वो साइंस, डायरेक्शंस उनकी नेटिव लैंग्वेज और इंग्लिश में होती हैं। तो अगर तो आपको इंग्लिश नहीं आती फिर तो डेफ़िनेटली आप बहुत वहाँ स्ट्रगल करेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो वो फिर मेरे ख़्याल से आप मैं तो एज़ ए फ़न इसको लेता हूँ। बहुत ही मज़ा आता है वो उनसे कम्युनिकेट करने में। क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप इशारों में समझा रहे होते हैं, इशारों में समझ रहे होते हैं। तो इसको एज़ ए पॉज़िटिव ही लेता हूँ, क्योंकि यही ट्रैवलिंग का मकसद है कि जैसे ही आप ट्रैवल करते हैं, आप अपने घर से निकलते हैं तो टिल आप घर वापस आते हैं, थ्रू आउट आप जो है वो लर्निंग प्रोसेस आपका चल रहा होता है। तो आप एक-एक चीज़ नोट कर रहे होते हैं, एक-एक चीज़ सीख रहे होते हैं, अपना लैंग्वेज बैरियर आप उसको तोड़ रहे होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। हुँ, तो ये एज़ ए इसको पॉज़िटिव चीज़ लें, उसको फन लें। मेरे ख़्याल से काफ़ी मज़ा आता है जब आप किसी अ, ऐसे से बात करते हैं जो आपकी बात नहीं समझता और आप उसकी बात नहीं समझते, लेकिन एंड ऑफ द डे आप एक-दूसरे को समझा पाते हैं। ओके, ग्रेट। आई गेस माज़ आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन करना चाहेगा? ओके, सो आई गेस जी, जी। एक मेजर क्वेश्चन जी, तैयब भाई। पीपल ट्रैवल पहले बहुत किया है लेकिन अभी जो इन्फ्लेशन आई है हुँ, हुँ। ट्रैवल क्वाइट डिफिकल्ट हो गया है। जी, जी, बिल्कुल। तो उस बारे में भी भाई क्या मान सकते हैं कि अभी जो ट्रैवलिंग है वो पहले से ज़्यादा आसान है या ओके। सो रज़ा, तैयब भाई का एक क्वेश्चन है, वो ये कह रहे हैं कि रिसेंट जो आपने तो ख़ैर काफ़ी पहले का ट्रैवल किया हुआ है, लेकिन अब जो पिछले कुछ टाइम के अंदर इन्फ्लेशंस आई हैं जी, जी। बजट के अंदर, इवन के पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर, तो क्या उस इन्फ्लेशन की वजह से पहले ज़्यादा ट्रैवलिंग करना ईज़ी था या अब ज़्यादा ईज़ी है ट्रैवलिंग करना? तो इसके बारे में आपकी राय क्या है? काइंडली वो शेयर कीजिएगा और अब एक्सपेंसिव ज़्यादा है या पहले एक्सपेंसिव ज़्यादा था? आई थिंक ट्रैवलिंग सेम ही है, मतलब हर जो भी प्रेजेंट टाइम चल रहा होता है उसके अपने वो जो है नेगेटिव और प्लस पॉइंट्स होते हैं। लेकिन अगर पहले अगर कुछ प्लस थे तो नेगेटिव थे, अगर अब कुछ नेगेटिव हैं तो प्लस हैं, तो मेरा ख्याल है कोई इतना कोई ये इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। और इन्फ्लेशन की वजह से जी बिल्कुल फर्क तो जरूर पड़ा है। प्राइसेस जो है काफी वो अप हो गई हैं, लेकिन आई थिंक ट्रैवलर्स जो है वो अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो मैं तो काफ़ी ट्रैवलर ग्रुप्स में हूँ, ट्रैवल लोगों को जानता हूँ, तो इवन की इन्फ्लेशन आई है, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट हुई हैं, एक्सपेंसिव हुई हैं, लेकिन जितने लोगों को मैं जानता हूँ आई थिंक एज यूजुअल एज रूटीन जो है वो मैनेज कर रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक एक्सक्यूज़ ही बनेगी हमारी अगर हम इस चीज़ पे रखें कि हम ट्रैवल नहीं कर सक रहे फिलहाल, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग बिल्कुल निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं। आई थिंक इन रिसेंट लास्ट ईयर में मेरे ख्याल से मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हुई है, बहुत ज़्यादा। मतलब आफ्टर काफ़ी साल ये रिकॉर्ड टूटा है। इवन के इतनी ज़्यादा जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन है, लेकिन ट्रैवलिंग जो है इन जनरल मेरे ख्याल से पहले की निस्बत ईज़ी टू ईज़ी हो रही है और इन फ्यूचर मेरे ख्याल से ये मज़ीद ईज़ी हो जाएगी। वीज़ा सिस्टम्स जो है वो सारे वो पहले जो है वो
बाई पर्सन आपको जाना पड़ता था पासपोर्ट ऑफिस वगैरह या उनके वीजा सेक्शंस वगैरह। अब काफी कंट्रीज हैं वो ई वीजा पे जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं। आप घर बैठे आप वीजा अप्लाई करें, वो घर बैठे आपको पेपर जो है वो आप प्रिंट कर सकते हैं। इवन इन्होंने किसी ने पहले वो मलेशिया का नाम लिया, तो 2017 में मैं वहाँ गया था, तो वो घर बैठे मैंने उस टाइम वो वीज़ा लिया था। इसी तरह वो काफ़ी और कंट्रीज हैं वो ई वीज़ा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हमारा जो पासपोर्ट रैंक है अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी नीचे है, जिसकी वजह से हम उतना शायद अभी इससे फ़ायदा ना ले सकें। लेकिन जो बाकी जो दुनिया है, वो जो हमारी नेबरिंग कंट्री हैं या बाकी हैं, वो तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एडवांटेज ले रहे हैं ई वीज़ा की वजह से। तो अजरबैजान भी आई थिंक वो ई वीज़ा पे है आपका। ओके, सो इसका मतलब ये है कि लेट्स अज्यूम यहाँ पे मतलब हमारी जितने भी ऑडियंस हैं ये मेनली फ्रीलांसर्स हैं यहाँ पे ज़्यादातर, जो जी अमेज़न के अंदर बिजनेस कर रहे हैं या सीख रहे हैं अभी स्किल को। तो इस बेस के ऊपर अगर हमारा मतलब हम सिर्फ एज अ फ्रीलांसर वीज़ा लेना चाहें, इसके अंदर मेरा ख्याल है मैंने इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत जो मुझे मिली थी वो ये थी कि हम इस बिजनेस की बेस पे भी वीज़ा लेके फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या इसमें आपकी राय है या आपने इसमें क्या चीज़ देखी है कि अगर फ्रीलांसर्स कितने हैं वहाँ पे, और फ्रीलांस की रेशो क्या है, या पाकिस्तान से कितने फ्रीलांसर उस वीजे की बेस पे यहाँ पर आए हैं? जी जी बिल्कुल। जैसे हम ऐसा फ्रीलांसर की बात करें तो डिजिटल नोमैड की वीजा आजकल काफी जगह इंक्रीज ओके है। पार्टिकल है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब ये पूछेगा कि ज़्यादा इंटरेस्ट सपोर्ट करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। अब जिस तरह कुछ कंट्रीज उनका क्लियरली उनका डिमांड है कि 40,000 यूएस डॉलर होना चाहिए, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। तो इनके ख्याल में कोई ऐसी कंट्री की नज़र से गुजरी हो जो कि ईजीएस्ट हो, जिससे में इतनी रिक्वायरमेंट्स डिफिकल्ट ना हो। ये क्वेश्चन ये जो नोवेट वीजास देते हैं कंट्री, तो उसमें से ईजीएस्ट एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है। या रजा आपको क्वेश्चन समझ आ गई? हाँ नहीं, मुझे सॉरी समझ नहीं आई, आवाज़ काफ़ी दूर से थी। ओके, सो डॉर्मेंट वीजा आई गेस नोवेट नॉर्मेंट वीजास के ऊपर बात हो रही है। तो ये भाई का क्वेश्चन है, जो नॉर्मेंट वीजा हैं जो फ्रीलांसर्स को दिए जाते हैं, उनमें जिन जिन कंपनीज में वो जो वीजा है वो फॉल करता है, उनमें से सबसे इजीएस्ट कंपनी टारगेटेड फॉर द स्टूडेंट फॉर द फ्रीलांसर्स कौन सी है? अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन का शायद मैं आंसर ना दे पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोई ऐसे लोगों को नहीं जानता कि जो इस वीज़ा सिस्टम पे यहाँ पर आए हैं। क्योंकि मेनली यूके या यूरोप जो है वो मेरे ख्याल से इस तरह की वीज़े वो कम हैं। वो ज़्यादा जो रेशियो हमारी पाकिस्तान से वो एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे आती है, और उसके बाद वो यहाँ पे मुख्तलिफ वो कैटेगरीज हैं, वहाँ पे आके वो अपने आप को वो स्विच कर लेते हैं। और जो हायर जो एजुकेटेड है वो जो है वो फिर उनको वर्क परमिट वगैरह इशू होते हैं, और वो फिर यहाँ पे आके, लेकिन जो ज़्यादा अगर मैं कहूँ रेशो, मेरे ख्याल से 80 to 90% वो एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आके खुद यहाँ पे रह कर वो फील कर लेते हैं कि किस फील्ड में उनको जाना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए, तो उसके बाद वो स्विच कर लेते हैं। और ये मेरे ख्याल से सबसे इजी भी है और सबसे आसान भी है, ये जो है यूरोप में और यहाँ इधर इंटर होने के लिए। बाकी जो कंट्रीज हैं ये जीसीसी और ये बाकी जो कंट्रीज हैं इनका सिस्टम वो डिफरेंट है, तो उसका मुझे वो इतना खास आइडिया नहीं है। आई थिंक वहाँ पे वो कम्प्लीटली वो वीज़ा सिस्टम डिफरेंट है। आप वो वहाँ पे फीस पे करते हैं, वो फीस की बेस पे आपको वीज़ा वगैरह दे देते हैं। लेकिन ये यूरोप या यूके जो इस तरह की कंट्रीज हैं, यहाँ फीस मैटर नहीं करती, यहाँ पे वो कैटेगरीज उनके रूल्स वो मैटर करते हैं। आपने उस किसी कैटेगरी में अगर आप पूरे उतर रहे हैं और वो फिर आप अप्लाई करते हैं, तो वो आपको वीज़ा दे देते हैं। अभी और इन्हीं की बात से मिलती है, जैसे मैंने भी स्टूडेंट वीजा का बात की है। जी जी अब रंजन भी ऑलरेडी यूके में is right now. या तो यूएस यूके में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर जॉब सर्चिंग। थोड़ा सा इसका भी आइडिया ले लें कि बहुत से स्टूडेंट्स को देखना आता है फॉर फर्दर स्टडीज यू लाइक ट्रैवल टू यूके एंड देन आफ्टर टू कन्वर्ट वीजा टू वर्क परमिट। उस बेस पे इस टाइम क्योंकि वो वहां है तो वो एग्जैक्ट हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि अभी का समय है। ओके, सो रज़ा एक और क्वेश्चन ये है कि अभी जिस तरह हम लोग यहाँ से जब स्टडी बेस्ड वीज़ा पे जाते हैं तो हम उसे आगे वर्क परमिट पे, जब आपकी 2 साल की स्टडी हो जाती है हायर स्टडीज़, तो उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं हम लोग कि ताकि वहाँ पे मज़ीद हम वर्क भी कर सकें, या इवन कि हम लोग अगर स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं तो हम साथ में वर्क भी करना चाह रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियली वहाँ पे इतना सपोर्ट आपको भेज तो दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए जॉब्स की ज़रूरत भी स्टूडेंट्स को होती है। तो इस बेस पे अभी वहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है कि आपको वर्क परमिट मिलना कितना आसान है, और ये सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी अगर आप यूके स्पेसिफिकली, तो इस पे जी थोड़ी सी आप जी गाइडेंस दे दें प्लीज।
जी जी प्लीज, यूके में जब आपकी यहाँ पे डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वो आपको 2 साल का वीजा ऑफर करते हैं, वर्क परमिट। तो आपको बिल्कुल आप फ्री होते हैं कि 2 साल आप जॉब करें, और उसके बाद रूल ये है कि इन 2 सालों के अंदर अगर आपने अपनी फील्ड में कोई जॉब मिल गई आपको, तो उसके बाद जो है वो 5 साल का वर्क परमिट वो कंपनी आपको फिर वो ऑफर करती है। तो स्टडी के बाद 2 साल का जो वीजा है वो आपको गवर्नमेंट ऑफर करती है कि आप ठीक है, आपने यहाँ पे स्टडी की है और आपको हम 2 साल दे रहे हैं। 2 साल जो है ना आप यहाँ पे अपनी सर्चेज करें, अगर आपको अपनी फील्ड में जॉब मिलती है आप अपने आप को एलिजिबल यहाँ पे शो करें। तो अगर आप वो कर सकते हैं, और उसका फिर एक क्राइटेरिया है कि इतनी आपकी वो सैलरी होनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से एक रीजनेबल है। अगर इतनी हो जाए, आजकल मेरे ख्याल से वो 34,000 पर ईयर समथिंग, ये फिगर थोड़ा सा ऊपर या नीचे होगा। इतनी अगर आपकी हो तो वो फिर 5 साल की जो है वो आपको वर्क परमिट वो कंपनी आपको इशू कर देती है। और अगर वो 5 साल का आपको हो जाए, उस 5 साल के बाद आप फिर परमानेंट रेजिडेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो आपको मिल जाए, उसके 1 साल बाद आप जो है वो नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ा वो इजी रूट है, अगर प्रॉपर यहाँ पे स्टडी की जाए, प्रॉपर यहाँ पे अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाए बंदा, तो काफ़ी, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो स्ट्रगलिंग फैमिली से पीछे आते हैं, तो वो अपने वो डी ट्रैक हो जाते हैं, मतलब वो स्टडीज़ वगैरह कंटिन्यू नहीं कर पाते। और वो आते तो जरूर स्टडी वीज़े पे हैं, लेकिन वो फिर आते ही जॉब्स वगैरह फुल टाइम शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से वो डिग्री अगर कंप्लीट कर भी लें तो वो उस लेवल की उनके पास वो एजुकेशन या स्किल नहीं आते जितने वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो उनको फिर उसके बाद अपनी फील्ड में जॉब मिलना जो है ना वो तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वो 2 साल तो आपको ठीक है, इजी पीजी आप गुजार लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है ना वो फिर आपका टफ टाइम शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आपको अगर किसी कंपनी ने ऑफर नहीं की, उसके बाद फिर कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको फिर वापस वो जाना पड़ता है। जी बिलाल। तो ये कि अब सुनने में ये आ रहा है कि यूके में इसमें फुल रश हो गया है, मतलब पंजाबी पहुंच गए हैं सारे उधर, गोरे जो है वहां भी यूके जा रहे हैं। जी जी। ये जो भी मतलब वहां पे पहले मामला है, तो एक तो ये रश का थोड़ा सा मतलब पूछने को कहते हैं कि वहां पे जॉब बिल्कुल खत्म हो गई है, आप लोग जो उधर गए नहीं है, मैंने खुद मेरे क्लास में तो 18 जा चुके हैं एलएलएम करने। ओके इवन कि हमारा स्टूडेंट एजान था तो मेरे बैच का वो भी चला गया यूके। ओके तो मतलब उनसे भी बात होती होगी, ये बताते हैं जॉब मिलना बहुत मुश्किल है और यहाँ पे सर्वाइवल तब तक नहीं है जब तक आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल सकता। ठीक है, तो एक तो इस रिगार्ड से थोड़ा सा आप इनसे जो है वो पूछते हैं, और दूसरा मतलब क्या हालात बातें चल रहे हैं, इतने रश हो गया है कि जो बाकी वो इतना रश कर रहे हैं, ये सारा मामला है। ओके जी रजा, आपको क्वेश्चन थोड़ा पता लग गया या मैं इसे थोड़ा सा रिपीट करूं? जी प्लीज रिपीट कर दें, थोड़ा क्लियर हो ओके जाए। सो बिलाल का क्वेश्चन है, बिलाल क्योंकि एलएलएम कर रहे हैं, सो उनके बहुत सारे ऐसे फेलोज हैं 18, वो कह रहे हैं कि वो यूके गए हैं, और उनसे जब बात होती है तो वो बताते हैं कि यहाँ पर जो जॉब्स के हालात हैं, या इतना वो कहते हैं कि वहाँ पे पंजाबी ही पंजाबी हो गया, मतलब पाकिस्तानी पाकिस्तानी हो गया, रश बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से जॉब्स की अपॉर्चुनिटी जो है वो कम होती जा रही हैं। अभी उनके जितने भी फेलोज हैं वो उनको यही बता रहे हैं कि यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। सो फाइन, हाँ, और अगर आपने जाना है तो अगर आप वहाँ पे सरवाइव करना चाह रहे हैं तो आपको पीछे से फाइनेंशियल सपोर्ट होनी बहुत जरूरी है। सो इसके बारे में थोड़ी सी गाइडेंस दे दें कि क्या वाकई वहाँ पे इतने पंजाबी हो गए हैं कि वहाँ हम लोग नहीं आ सकते? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो डाउट के रिसेंट जो डेज में जो है ना वो बहुत ज्यादा रेशो जो हमारी वहाँ पे आई है, लेकिन ये कोई इतना छोटा कंट्री है, इतना छोटा सिटी लंदन नहीं है कि वो इतने ज्यादा जो है वो लोगों को वो अडोप्ट ना कर सके। बहुत एक बड़ा कंट्री है, तकरीबन 7 करोड़ के करीब इसकी आबादी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितने भी लोग आते हैं वो मोस्टली 99% मेरे ख्याल से वो लंदन में ही आते हैं। उसकी रीजन शायद ये है कि एक पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, तो वो जो भी आता है किसी रेफरेंस के थ्रू अपने रेफरेंस वाले के पास ही आता है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर चले जाएं, जो पूरा नॉर्थ इंग्लैंड है वो बिल्कुल खाली है, कोई वहां पे वो जाता नहीं है। आप स्कॉटलैंड चले जाएं, वहां पे बिल्कुल कोई नहीं जाते। तो जितनी भी हमारी ये पॉपुलेशन आ चुकी है पाकिस्तानी, और जो यहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो यहाँ पे नेशनल हैं, आई थिंक उनको मिला के भी ये 2% भी नहीं बनती, ये जो इनकी टोटल आबादी है UK की। तो ये ठीक है, एज ए फन या मजाक के तौर पे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा पाकिस्तानी या पंजाबी यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक एरिया है, और सिर्फ उसी एरिया में आप जाएंगे तो आपको फील होगा यार ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन अगर आप सेंट्रल लंदन जाएं तो वहाँ आपको ढूंढने से भी कोई पाकिस्तानी नहीं मिलता। तो पता नहीं लोग जाते हुए वहाँ घबराते हैं या डरते हैं या क्या रीजन है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी कम जरूर हुई है। और वो पाकिस्तानियों के आने की वजह से नहीं, वो ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से। लेकिन
जो प्रॉपर जॉब्स हैं वो आप कह सकते हैं कम हुई हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे आए हैं, आपने काम करना ही करना है और अगर आपने सरवाइव करना है तो ऑब्वियसली जॉब्स आपको छोटी मोटी जॉब्स मिल जाती हैं। तो वो शायद वो एक बड़े लेवल की या हाई लेवल की जॉब्स की बात कर रहे होंगे, वहाँ पे वो मिलना मुश्किल हो गई हैं। और अदरवाइज जो छोटी मोटी जॉब्स हैं, छोटी मोटी जॉब्स में भी इनकी जो पेइंग रेट है वो बहुत अच्छा होता है, और वो जो आपकी हाई फाई जॉब्स होती हैं वो उनके करीब तर ही होती हैं, उनकी जो पेइंग रेट होता है। तो उसमें भी आप अच्छी तरह से यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है जैसा कि वो शायद उनके मैसेज से मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ भी प्रॉब्लम है। जी, आए ज़रूर हैं पाकिस्तानी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं आ चुके। ये अभी भी मेरे ख्याल से 0.2% भी नहीं बनते ये टोटल जो इनकी पॉपुलेशन है। आपके फ्रेंड्स दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं जॉब के लिए, ठीक है। ये है कि जो बीइंग अ स्टूडेंट जब हमारा फर्स्ट ईयर मास्टर में कर रहे होते हैं तो उसमें जो आउट ऑफ स्टूडेंट करते हैं उसमें यूजुअली रोटिंग करते हैं या प्रैक्टिस में काम करते हैं, तो कौन सी थोड़ा सा आगे आ ज्यादा जाए, आगे आगे क्वेश्चन करें। जी, आप बताएं। रजा भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो मास्टर्स करने जाते हैं ना, तो ड्यूरिंग देयर फर्स्ट ईयर जब वो मास्टर्स कर रहे होते हैं तो उसमें वो सारे या सिक्योरिटी की जॉब कर रहे होते हैं या कुछ रेस्टोरेंट्स पे काम कर रहे होते हैं। तो आपके मुताबिक, क्योंकि आप वहाँ पे रह रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तो कौन सी जॉब है जो आप स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं उन्हें वो करनी चाहिए? क्योंकि बीइंग अ सिक्योरिटी जॉब जो वहाँ पे कर रहे होते हैं उसमें 12 आवर्स की उनकी शिफ्ट होती है, और उसमें मतलब वो एक जगह स्टिल खड़े हुए हैं, उन्हें खड़ा रहना जरूरी है, कैमरा उन्होंने लगाया हुआ है, और इस तरह के हालात हैं जो मैंने देखे हैं। मेरा जितना एक्सपीरियंस है दोस्तों से मिला है या जैसे भी, तो आप क्या प्रेफर करते हैं? इससे कोई अच्छी चीज है जिसमें अर्निंग भी थोड़ी सी अच्छी हो और इजी जॉब हो? जी जी, थैंक यू जी, बिल्कुल आपका मुझे क्वेश्चन समझ आ गया। तो देखिए, रेस्टोरेंट की जॉब तो जो है वो तो एक फुल टाइम जॉब है और वो बहुत टफ जॉब है, ठीक है। वो तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर किसी ने प्रॉपर स्टडीज करनी है और साथ में जॉब भी करनी है, उसमें तो फिजिकली आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा आप वो आपको टायर कर देती है। लेकिन जो सिक्योरिटी जॉब है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक मैं आपको क्लियर कर दूं कि सिक्योरिटी जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो और टाइप का है। यहाँ पे सिक्योरिटी मीन्स आपको वो एक यूनिफॉर्म पहना के, तो आपने सिर्फ वहाँ पे डोर पे खड़े हो जाना है या बैठ जाना है, या कुछ साइट्स हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, तो आपकी बस ड्यूटी है कि आपने वहाँ पे बैठे रहना है। और अगर इन केस आपने कोई हैपन देख रहे हैं, कुछ हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो आपने सिर्फ जस्ट आपकी ड्यूटी ये कि आपने पुलिस को कॉल करनी है। आपको बिल्कुल अलाउ नहीं है, आप किसी को ना तो वहाँ टच कर सकते हैं, ना आपको आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो एज ए सिक्योरिटी जॉब वाले की आपकी सिर्फ जॉब ये है कि आपको ने जो देखा, अगर कुछ ऐसा देखा जो कि मुनासिब नहीं है, आपने सिर्फ पुलिस को कॉल करनी है। तो जो कि हमारे पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी वाले का कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप एक क्लियर कर लें। और दूसरा जी, बिल्कुल वो 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है। और लेकिन एज ए स्टूडेंट मेरे ख्याल से वो सबसे सूटेबल जो भी सिक्योरिटी वालों की होती है। अगर आप सिक्योरिटी की कोई ऐसी साइट ढूंढ लें जो कि एक ऑफिस है या एक जो ऐसी बिल्डिंग है जो बंद पड़ी हुई है, तो आपकी जस्ट जॉब ये होती है कि आपने वहां जाके बैठ जाना है। तो आपने वहां जाके सिर्फ बैठ जाना है, और वो कैमरा वगैरह लगे होते हैं, आप उसने उसको देखना होता है, और उसके साथ साथ आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसमें आपकी है कि फिजिकली आप इतने वो टायर्ड नहीं होते एज कम्पेयर टू कोई और जॉब। आपकी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अगर आप क्रिएटिव हैं और तो आप अपना वो लैपटॉप आपको अलाउ होता है, आप बैठ के लैपटॉप अपना यूज़ करें, अपने जो भी आपके काम है आप ऑनलाइन अपने वहाँ पे वो कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा लोग जो सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं, एक तो इनका पेइंग रेट भी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स, और दूसरा ये है कि इनकी जो है वो टाइम इनके पास काफ़ी होता है। तो अगर तो कोई बंदा एक्सक्यूज पे वो जो है वो रिलाई नहीं करता, तो वो फिर मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा आउटपुट ले सकता है इस जॉब से। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ये जॉब मिलती है तो आपको ये जॉब करनी चाहिए। ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन कि एज अ बिगनर हम किस कंट्री से स्टार्ट करें, एज ए सस्ता भी हो। नहीं, ट्रैवल के लिए या शिफ्ट होना? ट्रैवलर्स के लिए, ट्रैवलर्स के लिए, ट्रैवलर्स के लिए। ट्रैवल्स मेरे के लिए अज़रबैजान, क्योंकि एक तो ई वीज़ा है उसका, और फूड भी वहाँ पे जो है आपको मुस्लिम कंट्री हलाल फूड मिल जाता है। और मेरे ख्याल से वो पहला स्टेप जो है, पहले स्टेप के लिए वो अच्छा रहेगा। इसमें आपको इरफान भाई जो है वो भी मेरे ख्याल से गाइड कर सकते हैं, ये जा चुके हैं वहाँ पे, और मेरे ख्याल मैंने भी शायद रिकमेंड किया था इनको। तो आप वहाँ पे आप जा सकते हैं एज ए जी। ओके, सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन। जी नवीन भाई। ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो पाकिस्तानीज को विदाउट वीजा जो हैं
वो इनकरेज करते हैं आने के लिए, विदाउट वीजा हम जा सकते हैं, टोटली अलाउ करते हैं। जी 34 या 36 कंट्रीज हैं, वो कहेंगे तो मैं लिस्ट सेंड कर दूंगा। काफी कंट्रीज ऐसी हैं जो मतलब इतने ज्यादा लोगों को उनके बारे में पता नहीं है, अफ्रीकन या कैरिबियन। अब कैरिबियन कंट्री बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन वो नाम भी ऐसे हैं कि पाकिस्तानी नाम भी नहीं सुने हुए, और वो वीजा फ्री भी हैं। लेकिन ये कि ऑब्वियसली वो एक्सेस थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि वो यूके से भी 8 या 10 घंटे की फ्लाइट जो है वो उनसे आगे है। लेकिन हमारे अगर नेबरिंग कंट्री की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि नेबरिंग कंट्री में आई थिंक नेपाल एक ऐसा है जो ई वीजा गालबन, उसके बाद मालदीव्स, ये आप विदाउट वीजा जा सकते हैं मालदीव्स, लेकिन वहाँ पे अब डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो आपको वाया दुबई या कतर से होकर दोबारा जाना पड़ेगा। श्रीलंका है, वो बहुत खूबसूरत है, आई थिंक वो भी वीजा जो है वो अगर फ्री नहीं तो बहुत इजी है उसका। अब मैं एक लास्ट ईयर कंट्री गया था नॉर्थ अफ्रीका में, उसका नाम है कैप वर्दे। अब एक ऐसा नाम है कि आई एम श्योर कि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, कैप वर्दे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत एक कंट्री था। और ये एक आइलैंड कंट्री है समंदर के अंदर, नॉर्थ अटलांटिक के अंदर। और हाईली मैं रिकमेंड करूंगा अगर वहाँ अगर आप जा सकते हैं। नाइजीरिया का ये पासपोर्ट है, और अभी रिसेंटली एक एयरलाइन है, वो नाम मेरे समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने फ्लाइट अपनी स्टार्ट की है कराची से, तो वो एक स्टॉप के साथ वहाँ पे आपको ले जाती है। उसके वहाँ आप जाने के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए। बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत रीजनेबल प्राइसेस हैं, और पुर्तगीज वहाँ लैंग्वेज बोली जाती है, तो वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करे आपको। ओके, सो श्योर रजा, मैं आपसे लिस्ट जरूर लूंगी और मैं नवीद भाई को दूंगी, ताकि वो डेफिनेटली अपनी जर्नी जो है किसी कंट्री स्टार्ट कर सकें। और सॉरी ओके, एक चीज और मैं ऐड कर दूं, अगर आपको यूके का या यूरोप का वीजा मिल जाए तो इसके साथ आपके तकरीबन कोई 15-20 कंट्री और ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यूके का वीजा है, इवन कि वो स्टडी वीजा है, इस स्टडी वीजे की बेस पे आप रोमानिया भी जा सकते हैं, आप तुर्की भी जा सकते हैं, आप बोस्निया, आप अल्बानिया, मेक्सिको, कैरिबियन, ये जो वेस्ट इंडीज जिसको हम समझते हैं क्रिकेट में, ये जितने कंट्रीज हैं ये सब वीजा फ्री हो जाती हैं अगर आपके पास यूरोप का, यूके का या कनाडा का कोई वीजा हो आपके पास। तो काफी कंट्रीज ने अपनी जो है वो कंडीशंस इनके साथ अटैच की हुई है कि आप इनका वीजा लें तो आपको फिर हमारा वीजा लेने की जरूरत नहीं है, रिगार्डलेस से आपका पासपोर्ट कौन सा है। तो आप ये भी अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल कर सकते हैं। काफी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो भी आते हैं यहाँ पे, तो वो यूरोपियन ऐसे कंट्रीज जो इनके यूनियन के अंदर नहीं है, उसमें अल्बानिया है, मोंटीनेग्रो है, ऐसे कंट्रीज में वो जाते हैं, ट्रैवल करते हैं वीजा फ्री। हमारी जीरो ट्रैवल हिस्ट्री है और हम किसी फैमिली कंट्री को अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सा कंट्री बेस्ट है जिसमें मतलब फर्स्ट गो के अंदर हमें वीजा मिल सकता है विजिट वीजा टूरिस्ट वीजा। आपको क्वेश्चन, सॉरी मुझे आपका एक वर्ड समझ नहीं आया, क्या आप कह रहे हैं? यूरोपियन कंट्री ओके, कौन सा कंट्री अप्लाई करना चाहिए जो कि वीजा को बस वही आपका वीजा है ओके, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जीरो है। ओके। अच्छा, जैसा एक और क्वेश्चन है कि अगर आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो जीरो है, और शेंजन कंट्रीज में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें फर्स्ट गो में आपका जो वीजा है वो अप्लाई हो जाता है विदाउट, अगर आपके पीछे कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना हो तो? जी स्पेन ऐसा कंट्री है, उसकी जो वीजा रेशियो है काफी हाई है पाकिस्तानियों के वीजा इश्यूज में। वीजा जो वो इशू करते हैं तो उसमें वो काफी मेरे जानने वाले हैं, फैसलाबाद के हैं, और वो काफी लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं। तो स्पेन एक ऐसा कंट्री है जो इजीली आपको शेंजन वीजा जो है वो आपको दे देता है। क्योंकि ये सेशन अब शेंजन के सॉरी ये ट्रैवलिंग के हवाले से है, तो शेंजन का एक वर्ड यूज हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं। शेंजन बेसिकली एक छोटे से विलेज का नाम है, जो कि बेल्जियम, फ्रांस और लुक्समबर्ग एक छोटा सा कंट्री है। ये 3 कंट्रीज की बिल्कुल बाउंड्रीज पे है, तीनों को इसकी जो है वो लगती हैं, जैसे हमारा वाघा बॉर्डर आप समझ लें, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान। तो ये तो बेसिकली जब ये 1970s या 60s में ये डिसाइड हुआ कि हम एक यूनियन बनाते हैं यूरोप में, और जिसमें फ्री ट्रेड होगी, उसमें फ्री वीजा सिस्टम होगा, तो वो एक शेंजन गांव से ये स्टार्ट हुआ। और चूंकि उस गांव से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ तो उस नाम के हवाले से इसका फिर शेंजन वीजा इसको कहा जाता है, जो कि फैलते फैलते फिर अब 27 कंट्रीज हैं इसके अंदर। तो वो टर्म वही यूज होती है कि शेंजन वीजा, शेंजन स्टेट भी कहा जाता है, जो 27 कंट्रीज हैं, तो उसमें आप वीजा फ्री आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक दिलचस्प मेरे ख्याल से चीज़ थी, मैंने कहा शायद आपको अगर पता ना हो तो आपको बता दूं कि शेंजन बेसिकली एक विलेज का नाम है। और अब इसलिए आपको पता होगा अगर शेंजन वीजा आपको मिल जाए तो आप 27 कंट्रीज आप विदाउट वीजा फिर आप जा सकते हैं। अगर आपके पास शेंजन स्पेन का वीजा है और उसके ऊपर लिखा हुआ शेंजन वीजा, इट मींस कि आप जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड,
ये 27 कंट्रीज की लिस्ट है जिसमें ऑलमोस्ट तमाम कंट्री वो शामिल हैं एक्सेप्ट यूनाइटेड किंगडम। जो यूके है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, बाकी ये सब जो है वो वीजा फ्री हो जाते हैं आपके लिए। ओके जी दई भाई। वो यही लास्ट आंसर स्पेन के वीजे के लिए शेंजन है, तो शेंजन के लिए ओके जी मैम। तो उनकी जो नेशनैलिटी है वो हमें फोटो मिल जाती है, तो इज इट वर्थ इट? ओके सो रिजा एक और क्वेश्चन है कि जो मैक्सिकन जो मैक्सिको के रिलेटेड जो इर्द गिर्द मैक्सिकन कंट्रीज हैं जो आइलैंड हैं, अगर आपको वहाँ का जो वीजा वहाँ की जो नेशनैलिटी है नेशनैलिटी है वो विजिट फोटो, ओके तो क्या वो वर्थ इट है वहाँ पे ओके जाना और वहाँ पे रहना? परफेक्ट है। जो मैक्सिकन इर्द गिर्द जो आइसलैंड हैं, इनके अंदर जो है हमारे पास जो वीजा है या नेशनैलिटी आप कह सकते हैं वो हमें 4 to 6 मंथ से मिल जाती है। तो क्या ये वर्थ इट है इनका नेशनैलिटी हमारे पास होना, हमें कोई फायदा है इसका या बस ऐसे ही है कि मतलब मिल गया तो बस ठीक है? नहीं, अगर तो आप ट्रैवलर हैं, ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, ठीक है, फिर तो बिल्कुल वर्थ करता है। और मैं अपने पाक से फैसलाबाद की फ्रेंड को जानता हूँ, रिसेंट डेज में उसने पूरी फैमिली के साथ अपना वो वीज़ा लिया है, क्योंकि ये रिसेंट डेज में ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है कि वो आपको आई थिंक उनकी मिनिमम जो फीस है वो $1 लाख है। तो उसको आप कंपेयर करके देख लें, $1 लाख अगर आप पे करें तो वो आपको उस कंट्री में जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको वो घर बैठे वो आपको नेशनलिटी और पासपोर्ट भेज देते हैं। उसका एडवांटेज ये है कि उनके जो पासपोर्ट हैं वो काफ़ी ट्रेवल वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको यूरोप, यूके, यूएस कहीं भी आपने जाना हो तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे लोग जो मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं मंथली बेसिस पे या 2 मंथ के बाद या 3 मंथ के बाद, वो उनको फिर काफ़ी वीज़ा हेजल्स होती हैं, वीज़ा वगैरह नहीं मिलते, मिलते हैं तो काफ़ी डिलेज के साथ मिलते हैं या काफ़ी। तो वो उन लोगों के लिए तो फिर ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि बजाय ये कि आप बाकी यूरोप में जाएं या यूके में जाएं। यूके में भी जो मिनिमम जो पीरियड है नेशनलिटी लेने का वो 7 साल है, 7 से 8 साल। ठीक है, 7-8 साल आपने यहाँ पे रहना है, आपने टैक्स पे करना है यहाँ पे, यहाँ की जो रूल्स रेगुलेशंस आपने फॉलो करनी है। 1 साल में आप 3 मंथ से ज्यादा बाहर नहीं रह सकते आप। ये सब चीजें फॉलो करने के बाद आपको 7 से 8 साल के बाद जो है वो, ये मिनिमम टाइम आपको बता रहा हूँ, फिर आप इस पोजीशन में आते हैं कि आपको वो नेशनलिटी आपको मिल जाती है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ आपको पैसों की बेस पे वो 4 to 6 मंथ आपको घर बैठे बैठे मिल जाती है विदाउट एनी हैसल। तो अगर आप बिल्कुल ट्रैवल के से रिलेटेड क्रेजी हैं तो फिर आप जी लें, जरूर लें। लेकिन अगर आपने वंस ईयर ट्रैवल करना है तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा ही है। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच रजा। आई गेस स्टूडेंट्स के क्वेश्चन खत्म है। अब सर इरफान के साथ मैं आपको डायरेक्ट करवाना चाहूंगी और सर की तरफ से हम देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है और आपसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सर ओवर टू यू। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल रज़ा, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और मेरी रिक्वेस्ट पे आप आए। तो एज अ विजिटर बहुत सारे सवाल हैं आपसे, और आप अभी अज़रबैजान की बात कर रहे थे, वहाँ पे आपने रिकमेंड नहीं किया था, मुझे याद है, लिटरली आपने पुश किया था। मतलब एक वक्त आया था, आप लग रहा था कि आप बस हमें भेजने वाले हैं। बाय द वे, अली मेरे साथ था, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपके सिक्सेस, बॉलिंग, सारा कुछ बड़ा हम कीनली फॉलो करते हैं डेली स्टेटस के ऊपर। लेकिन एज अ विजिटर कुछ वाकई मेरे ऐसे सवाल हैं जो मैं आपसे सीखना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ। पहली चीज़, 90+ होना एक बहुत बड़ा नंबर है। आई मीन मैं हार्डली 3 से 4 कंट्रीज में अभी विजिट किया और मतलब फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस था। अगर मैं आपसे ये पूछूं, इन 90 कंट्रीज में जो बेस्ट एक्सपीरियंस, वाओ कंट्री जहाँ पे आप गए और लगा कि यार ये भी दुनिया है, वो कौन सा कंट्री था आपके लिए? देखिए, इटली जो है वो बहुत खूबसूरत है। इटली का जो एक एक टाउन, एक एक जो शहर है, उसका एक एक जो विलेज है, वो इटसेल्फ जो है ना वो देखने वाला है। वो तो मैं वहाँ पे 5 दफा जा चुका हूँ, लेकिन अभी भी लगता है कि मैंने वहाँ कुछ नहीं देखा। और उसकी नेचुरली जो उसकी जो लैंडस्केप है, जो कंट्री की जो लोकेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है कि उसके कंट्री के दोनों तरफ और ऑलमोस्ट थ्रू आउट जो है ना वो समंदर है। तो मेरे ख्याल समंदर जो है वो किसी भी बंदे को जो है फैसिनेट करता है। और एक तरफ उसके समंदर है, एक तरफ माउंटेन है, और उन माउंटेन से वो गिरे हुए वो घर हैं, वो स्टेप बाय स्टेप वो घर बने हुए हैं। और रात को जो वो लाइटिंग वहाँ पे होती है, और वहाँ पे वो जो एक तरफ से बीच फिर वो, आई थिंक वो अमेजिंग, बहुत खूबसूरत वो उसका बनता है। दूसरा स्विट्जरलैंड,
शुरू से वो फैसिनेट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीन है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आइस भी होती है, स्नो भी होती है, और बहुत ज़्यादा वो सेफ भी है। बहुत उन्होंने उनका जो ट्रेन सिस्टम है वो बहुत खूबसूरत है। तो स्विट्जरलैंड इज़ लाइक टू गुड टू बी ट्रू। तो वहाँ जाके जो है वो फील ही नहीं होता कि ये एक रियल कंट्री है। और सबसे अमेजिंग चीज़ आपको मैं बताऊं, क्योंकि हमारी जो नेशन है वो ऐसी है कि पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है स्विट्जरलैंड का। वहाँ एक ऐसा कंट्री है कि उनका अपना ही एक सिस्टम है, उसमें ना तो कोई प्रेसिडेंट है ना कोई प्राइम मिनिस्टर है। तो वो जिस तरह हमारे यहाँ पे प्रोविंस हैं, वहाँ पे वो कैंटर बोलते हैं, वो डिफरेंट कैंटर में वो डिवाइड किया गया है। आई थिंक 8 या 12 कैंटर, उसको आप सूबा कह लें, उसको आप डिस्ट्रिक्ट कह लें, उनको उन्होंने इसमें डिवाइड किया हुआ है। तो कोई भी जब बड़ा डिसीजन लेना हो तो वो जो है वो मिलकर जो है वो 8 के 10 वो बैठते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। अगर इससे बड़ा कोई डिसीजन लेना हो तो वो फिर रेफरेंडम के थ्रू आवाम से पूछते हैं भी आया ये हम स्टेप लें या ना लें। तो ये काफ़ी साल पहले ये वहाँ से एक न्यूज़ आई थी कि उनकी जो डिसाइड किया गया लोकल गवर्नमेंट ने कि हम सैलरीज आपकी हाई करें या ना करें। तो वो इस बेस पे उन्होंने रेफरेंडम किया, आवाम से पूछा भी आपकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं या नहीं। तो सरप्राइजिंगली वो जो रेफरेंडम का रिजल्ट आया तो मोस्टली लोगों ने कहा कि नहीं, सैलरी जो हमारी है ये इनफ है, इसको ना बढ़ाया जाए, इसके अगर बढ़ाएंगे तो हमारी जो है वो आते खराब हो जाएंगी। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इसके अलावा स्पेन जो है वो हिस्ट्री भरी हुई है, स्पेन भी है, स्पेन इज लाइक अमेजिंग। ओके, ग्रेट। और रजा मुझे करेक्ट कीजिएगा, जो हैप्पीएस्ट कंट्री है वो शायद डेनमार्क था, अभी नहीं है तो पहले था। नॉर्वे। तो अब नॉर्वे करंटली। नहीं, आई थिंक शुरू से नॉर्वे नॉर्वे तो डेनमार्क मतलब रीजन वो नेबरिंग कंट्री हैं, तो स्कैंडिनेवियन टर्म यूज करते हैं, वो ये सारी यही हैं। ओके, इन टर्म्स ऑफ लैंडस्केप तो चलें, इटली हो गया और स्पेन हो गया। इन टर्म्स ऑफ कल्चर, जहाँ का कल्चर बहुत इनरिच था, जहाँ पे आप मतलब इंस्पायर हुए कि लोग जिस तरह रहते हैं, तौर तरीके, जिस तरह एक दूसरे से डील करते हैं, वो कौन सा कंट्री आपको ऐसा लगा कि जहाँ पे वाकई आपने सीखा हो कुछ कल्चर से? आप सॉरी, मैं दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन, आवाज ब्रेक हुई थी। इन टर्म्स ऑफ लैंडस्केपिंग तो हमने जी जी इटली स्पेन हो गया। इन जी। टर्म्स ऑफ कल्चर आपको कौन सा कंट्री ऐसा लगा जिसने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हो? कल्चर ऐसा कोई मेरे ज़हन में नहीं अभी ऐसा कंट्री से इंस्पायर किया हो, लेकिन ये एज अ रीजन आई थिंक यूरोपियन कंट्रीज जो है ये बहुत इंस्पायर करते हैं कि ये पेट्रियोट बहुत ज़्यादा है अपनी कंट्री के साथ। हर चीज़ जो है ना ये अपने कंट्री का ही समझ कर जो है वो चलते हैं। वो ऐसा नहीं है कि मतलब जिस तरह अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोच है एक बिल्कुल वो डिफरेंट है वहाँ पे। आप रोड पे अगर कोई अकेला भी वहाँ पे चल रहा है और उसके हाथ में अगर कोई रैपर है तो वो उसने भी वो रोड पे इसलिए नहीं फेंकना कि जनाब यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है या कोई है नहीं, वो इसलिए नहीं फेंकेंगे कि हमारा जो सड़क है, हमारी जो रोड है वो इससे जो है वो डस्ट फैलेगी। तो वो उन्होंने उस टाइम तक अपने हाथ में पकड़ के रखना है जब तक वो उसको डस्टबिन में नहीं बिन कर देते। तो ये जो है काफी पेट्रियोट है अपनी कंट्री के साथ। और रजा, आपको मौका मिला वो जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उनको देखने में, जैसे मेरा ख्याल ताजमहल है, आपका इजिप्शियंस पिरामिड्स हैं, तो वहाँ पे आपको इत्तेफाक हुआ जाने का? जी, उनमें से चंद मैंने देखे हैं। एक माचू पिचू है वो पेरू में, वहाँ मैं गया, एहराम मिस्र। और अभी लास्ट प्रेजेंट डेज में मैं गया था पेट्रा, जिसे वादी मूसा कहा जाता है। फिर ब्राजील में रियो de जनेरो, वहाँ पे एक स्टैचू है वो मैंने देखा। आई थिंक 4 या 5 मैंने देखे हैं। ताजमहल अभी तक मैं नहीं गया वहाँ पे, तो काफी अमेजिंग है। तो इजिप्शियन पिरामिड्स जो है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको, मतलब क्या जी, देखने में कैसे? इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो जो आई थिंक वो पहला उसको अजूबा बोला जाता है दुनिया का। तो इन्होंने जो अपनी वो किए हुए हैं कि ये वो नंबर 1 पे आता है, क्योंकि वो 4,500 साल पुराना है। तो आप इमेजिन करें कि हमारी जो नबी पाक का जो दौर है, जहाँ से हम मुसलमान स्टार्ट हुए, वो हम 1500 साल पहले स्टार्ट हुए हैं। तो उसको मल्टीप्लाई 3 करें तो उससे जो है वो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितने साल पुराने हैं। और उसकी जो बनाए गए हैं वो अमेजिंगली, कि वो एक सहरा है, सहरा के अंदर वो कहाँ से इतने जो है वो स्टोन्स वो लेके आए। एक एक स्टोन के जो बताते हैं कि उसका जो वेट है वो टन्स में आता है, और वो पता नहीं कितने मिलियन टन्स वो यूज़ करके वो मकबरे बनाए गए एक सहरा के अंदर। वो डेफिनेटली एक
एक अजीब सी चीज है, मतलब वो समझ नहीं आती, वो यकीन नहीं आता कि ये किस तरह बनाई गई होगी, कैसे बनाई गई होगी। तो आज की जो प्रेजेंट डेज में भी अगर उस तरह की कोई इसको कॉपी करना चाहें, आज के दौर में भी हमारे पास इतनी ना टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास इतनी फैसिलिटीज हैं कि हम उसकी तरह की जो चीज दोबारा बना सकें। ओके। और रज़ा, मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैं आपकी लास्ट वीडियो देख रहा था जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव थी, शायद फ़लस्तीन का आपका विजिट था, इज इट करेक्ट? जी करेक्ट। ओके, आपके बहुत सारे ट्रिप टूर्स और बहुत सारी वीडियोस, आप बता सकते हैं कौन से रिसोर्स, कौन सी फेसबुक या किस यूट्यूब चैनल पे पड़े होंगे, ताकि अगर हम में से कोई देखना चाहे तो? जी मैंने अभी वो शेयर कर दिया था इनसे, अपना इंस्टाग्राम और अपना यूट्यूब चैनल। अच्छा, यूट्यूब चैनल मेरा ये मुझे जो मैंने ज़िंदगी में गलतियां की, सबसे बड़ी एक ये गलती की कि बहुत लेट स्टार्ट किया आफ्टर कोविड, और जब मैं ऑलरेडी 80 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका था विदाउट मेकिंग एनी वीडियो। तो ये मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने बहुत मिस्टेक की। तो अभी मैंने उस समय कि रिसेंटली वो स्टार्ट की, 1 साल हुआ है, उसके अंदर वो चंद एक वीडियोस हैं जो मैंने 1 साल में ट्रैवल की हैं। उसमें भी अभी मैं लर्निंग प्रोसीजर से गुजर रहा हूँ। उसमें भी काफ़ी चीज़ें मैं जो है वो ट्रायल बेस पे भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा कोई उससे आप हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते फिलहाल, लेकिन मैं कोशिश करूँ इसको डे बाय डे इसको जो है इम्प्रूव करूँ। ओके, तो अगर हो सके तो सो प्लीज़ शेयर करें। श्योर, बिल्कुल हम अपने तमाम टीम मेंबर से शेयर करेंगे। रज़ा, एक लास्ट चीज़, 90 कंट्रीज़ के बाद इंसान का विजन ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट होता है। पूरी दुनिया लिटरली आपने देखी हुई है। पाकिस्तान को कहाँ पे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कल्चर, और ये जहाँ पे हम आज खड़े हैं, दुनिया कहाँ पहुँच गई और हम कहाँ पे हैं? आपकी नज़र से हम देखना चाह रहे हैं। देखिए, किसी भी कंट्री में मैं जाता हूँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो वहाँ जाके एहसास कमतरी का शिकार हो जाता हूँ कि हमारे कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इससे पीछे रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा। हम्म, तो अभी एक और आपसे चले मैं शेयर कर देता हूँ कि पेरू मैं कंट्री में गया, साउथ अमेरिका के। तो वहाँ मैं गया, तो वहाँ में ना पाकिस्तान से ज़्यादा मुझे गुर्बत नज़र आई वहाँ पे। तो रोड्स वहाँ पे वो टूटे फूटे थे, वहाँ का वो जो समझ आया। लेकिन जैसे ही मैं ट्रैवल करता, वॉक कर रहा था, तो मुझे बस यूज़ करने की वो जो है वो फील हुआ कि मैंने बस यूज़ करनी है। जब बस स्टॉप पे गया तो एक लंबी लाइन बना के लोग खड़े हुए थे, कोई वहाँ पुलिस वाला नहीं था, कोई वहाँ मैनेजमेंट नहीं थी। तो वहां जाके फिर मुझे लगा, मैंने कहा नहीं, मैंने थोड़ा सा इसको अर्ली वो जो है वो जज कर लिया, जब मेरे ख्याल से हम इनसे भी पीछे हैं कि वो खुद ब खुद वो लोग जो बस स्टॉप पे आ रहे थे, एक दूसरे के पीछे वो खड़े होते जा रहे थे। तो काफी जो है ना वो एज ए नेशन हम पीछे हैं लोगों से। मतलब हर चीज हमारे पास मौजूद है, हर रिसोर्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन बस मेरे ख्याल से शायद ऑर्गेनाइज करने की हमें जरूरत है, जो कि कोई भी हमें नहीं कर पा रहा या हम खुद भी नहीं हो पा रहे। और उसकी वजह से कहीं भी मैं जाता हूँ, और कई मैं ऐसी जगहों पे गया हूँ जहाँ पे मुझे वो किसी ने बताया भी ये जगह आप जरूर विजिट करें। फॉर एग्जांपल एक रियो में एक जगह है, एक रॉक सी बनी हुई है, वहां बैठ के ऐसे लगता है कि जैसे आप ना वहां पे अभी गिरने वाले हैं या गिर रहे हैं। तो पिक्चर एक ऐसे एंगल से बनती है कि वो देखने वाला वाव करता है। तो मैं भी वहां चला गया, लेकिन वहां जाने के लिए मुझे वो एक टैक्सी यूज करनी पड़ी, काफी एक्सपेंसिव, 1 घंटे की वो राइड थी। उसके बाद 1 घंटा वो माउंटेन के ऊपर वो मुझे चढ़ना पड़ा, उसके बाद 1 घंटा से 2-3 घंटे मुझे सिर्फ वेटिंग में लगना पड़ा वो पिक्चर के लिए। तो वहां जाके मुझे वो फील हुआ कि मैंने कहा यार ऐसी चीजें तो पाकिस्तान में भरी पड़ी हैं, तो ये जिसके पीछे मैंने एक अपना पूरा दिन वो वेस्ट कर दिया है, तो ये तो इतनी खास नहीं थी। बस क्या है कि वो लोग एक अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर देते हैं, उसकी जो है वो पब्लिसिटी कर देते हैं, प्रमोशन कर देते हैं। तो हमारे पास इससे ज्यादा बेहतर चीजें हैं, इससे ज्यादा वो वाव वाली चीजें हैं, लेकिन हम उनको जो है ना वो सही से लोगों को ना तो प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ना ही उसको प्रमोट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी मुझे फील होता है कि यार इसे हमें बेहतरी करनी चाहिए। थैंक यू सो मच रज़ा। सो ओवर टू यू ज़ैनब एंड अदीब। ओके, रज़ा, मेरा ख्याल है अभी हमारे पास 4 मिनट पड़े हुए हैं, तो क्योंकि टाइम थोड़ा है और लर्निंग की बहुत ज़्यादा हमें क्यूरियोसिटी है। रज़ा, इतने मुल्क आपने फिरे हैं, वहाँ पे कोई सेलिब्रिटी मिलता है, कोई पर्सनैलिटी मिलती है, बगैर प्रोटोकॉल के आपको चांस मिलता है कि आप उनसे इंटरेक्ट कर सकें? कोई ऐसा इत्तेफाक, कोई ऐसा वाक़या जो आपको पर्सनैलिटी मिली और आपने उनसे सीखा हो बहुत कुछ? बॉबी देओल मिला था, इंडियन एक्टर, रेस्टोरेंट अच्छा। में लंदन में। कुछ जर्नलिस्ट मुझे मिले हैं, ये हमारे जो है वो सुहेल बड़ाच जो है काफी फेमस हैं।
ये लाहौर एयरपोर्ट पे मुझे मिले थे। अच्छा। सलीम साफ़ी साहब जो हैं वो मिले थे। उसके अलावा जो है पर्सनैलिटीज़ में नहीं इतना कुछ खास इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन बॉबी देओल से मिलके मैं काफ़ी वो थोड़ा सरप्राइज हुआ था। बहुत ही वो सिंपल एक फ्रेंडली नेचर का वो मुझे लगा उनसे मिलके। जी परफेक्ट। और इस पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि लोगों की अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, लेकिन यूके में आपको नवाज शरीफ से भी मिलने का जी इत्तेफाक मैं, हुआ। हाँ मैं किसी के वो इससे हाँ कोई हर्ट ना हो, लेकिन ये है कि हाँ, जी मैं लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, पॉलिटिकल एफिलिएशन को जी जी छोड़ के हम लोगों से सीखते हैं। इन दैट पर्सपेक्टिव बिल्कुल। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच रज़ा, मेरी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हम सब ने आपसे बहुत कुछ सीखा। सो ओवर टू यू ज़ैनब और अदीब, प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। ओके रज़ा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने टाइम निकाला और अपने एक्सपीरियंस को जो है हमारे साथ शेयर किया। और मज़ीद ठीक 2 माह बाद पाकिस्तान विज़िट करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम लाइव जो है वो सेशन ऑन कैंपस इनके साथ अरेंज करेंगे, ताकि हम लाइव जो है उनके एक्सपीरियंस से सीख सकें। सो थैंक यू सो मच रज़ा फॉर योर टाइम, और मीटिंग एंड करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर टू यू, आपने इनवाइट किया और अपनी क्लास में, तो बहुत अच्छा लगा मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह कि लाइव सेक्शन वहाँ पे हो, जब मैं आऊँ वहाँ पर, इनसे इंशाल्लाह मुलाकात भी हो इंशाल्लाह। श्योर। ओके जी, अल्लाह ओके जी, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।